Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and I hope that you all are doing absolutely fine and are very healthy. So, to boost up your preparations, I'm with a new target, and that is I will be uploading videos on few chapters of CA final auditing. ऑडिट क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, बट आई फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एज अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को आगे यही करना है. सो दैट इज़ वाई एट दिस स्टेज ओनली हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए एंड कोशिश करना चाहिए इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने की. बट जो सबसे प्राइमरी स्टेप है दैट इज़ टू पास CA फाइनल, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी. तो मैं आपको जल्दी बता देती हूँ. आपकी जो ऑडिट है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. फर्स्ट पार्ट रखो अपना प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट को, सेकंड पार्ट अपना रखो स्टैंडर्ड्स को, थर्ड पार्ट अपना रखो अदर ऑडिट वाले चैप्टर्स को. जो प्रोफेशनल एथिक्स वाला और कंपनी ऑडिट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप यूट्यूब पे भी किसी की हेल्प ले लोगे या फिर सेल्फ स्टडी भी करोगे सो आप बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग रिटेन कर पाओगे. जो एसेज हैं वो पूरा का पूरा बहुत ही कंसेप्चुअल है एंड उसकी भी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए. लेकिन बचता है जो अदर ऑडिट वाले हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपके ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, ऑडिट ऑफ CFS हो गया दैट इज़ द कंसोलिडेटेड वाला, फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया, NBFC हो गया. ये सब हम क्या करते हैं ना, हमको बहुत ही रटने वाले लगते हैं, बोरिंग लगते हैं. एंड व्हाट हैपन्स इज, मैंने जिन बच्चों से बात की अपने सीनियर्स एंड ऑल से या यूट्यूब पे मैंने जो इंटरव्यूज़ देखे उसमें आई फाउंड कि बहुत बच्चों का फेल होने का ऑडिट में ये भी रीज़न था कि ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं उन्होंने या तो स्किप किए थे या बहुत अच्छे से नहीं किए थे. बट जो मैंने एनालिसिस किए ना 5 एग्ज़ाम पेपर्स के, आई फाउंड कि इन्हीं चैप्टर्स से 30 to 40 मार्क्स का आ रहा है. MCQs भी आते ही हैं एंड इन स्पाइट ऑफ दैट मिनिमम 30 मार्क्स का तो आता ही है. 4 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बिकॉज हम लोगों ने ये इतना अच्छे से किया ही नहीं होता है तो हम कर ही नहीं पाएंगे इसको. ठीक है, तो सबसे पहले तो इन वाले जो चैप्टर्स हैं आप मेरे साथ कर सकते हो. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स डालूँ, बट जब तक मैं नहीं डाल रही हूँ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप उसको अपनी तरफ से भी करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, और बाकी आप प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट तो अच्छे से कर ही लोगे एंड स्टैंडर्ड्स तो करने ही करने हैं. बट उसके साथ में मैं ये कह रही हूँ कि इस कैटेगरी को भी प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट. ये आपको फेल होते होते बचा सकती है, आपको पास करा सकती है एंड आपको CA बना सकता है. ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर सेक्टर है दैट इज़ अबाउट योर अदर ऑडिट चैप्टर्स. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑडिट ऑफ PSUs. तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, PSU का ऑडिट करेंगे. अब PSU होता क्या है, PSU होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ये तो मैंने आपको बता दी फुल फॉर्म. अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं. तो हुआ क्या था ना, हुआ ये था कि गवर्नमेंट को, हमको पता ही है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की पूरी पूरी कंट्री का उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ देखनी होती है एंड पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी, हेल्थ, हर चीज़ की उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की. तो कुछ पब्लिक इंटरप्राइजेज़ जो कि आपका मिनरल्स में काम करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का संभालती थी, रेलवेज़ का संभालती थी, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज संभालती थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और उन पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की भी हेल्प हो जाए, उन गवर्नमेंट कंपनीज़ ने उन पब्लिक इंटरप्राइजेज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. और जब ये पब्लिक एंटरप्राइजेज़, गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट आ गया, गवर्नमेंट का या फिर आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर, मैं आपको ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हमारे इसका पार्ट नहीं है सिलेबस का. ठीक है, तो इसमें आप एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रही हूँ. तो इसमें ये हुआ था कि कुछ गवर्नमेंट का परसेंटेज, जैसे सपोज़ 50% ओनरशिप इज़ ऑफ गवर्नमेंट, या फिर किसी एक्ट के, जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, आपकी LIC वाला जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है. तो ये क्या है, ये कॉरपोरेशंस जो हैं ये स्पेसिफिक एक्ट ने सेट की हैं. ठीक है, तो जहाँ पे भी जिन पब्लिक इंटरप्राइजेज़ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो
तो वो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यू कैन से दैट इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको रीड कर सकते हो। इसमें फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है दैट जो फंडामेंटली ओन या कंट्रोल है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फंडामेंटली ओन यहाँ एक कीवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में द पब्लिक एंटरप्राइजेज हैव बीन असाइंड अ की रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज अब देखो ना ये इतनी सारी ये जो चीज़ें हैं इसकी बिना कैन यू इवन इमेजिन टू लिव, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी जो भी एंटरप्राइजेज है ना, इसमें गवर्नमेंट ने अपना फंड लगाया, गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये बन गई PSUs, ठीक है। अब इसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप इजीली गूगल कर सकते हो, बट अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर ऑडिट ऑफ PSUs। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्योंकि हमारा PSU में किसने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए जब हम ऑडिट करने चाहेंगे तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिट का भी तो आइडिया होना चाहिए ना। नाउ इमेजिन कि आप CA बन चुके हो और आप PSU का ऑडिट करने जा रहे हो, एंड उसी को इमेजिन करके ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क ये है गवर्नमेंट ऑडिट का कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी एक वो कंपनी है जिसमें 51% ऑफ द, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, जहाँ तक मुझे पता है यह वोटिंग पावर हो चुका है, ठीक है ना, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ये वोटिंग पावर हो चुका है, पर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। वैसे तो मुझको ये अच्छे से ध्यान है, बट स्टिल यह वोटिंग पावर हो चुका है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी जिसमें कम से कम, नॉट लेस देन का मतलब हुआ मिनिमम, कम से कम 51% ऑफ वोटिंग पावर किसकी हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% ऑफ वोटिंग पावर, मिनिमम 51%, नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर किसकी हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अकेले हो, या फिर पार्टली, मतलब थोड़ा सा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का। तो आई गेस यहाँ पे आपको इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है, बिकॉज ये आपने बहुत इजीली अपने इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ लिया होगा, ठीक है। और इस गवर्नमेंट कंपनी में जो भी सब्सिडरी कंपनी है ऐसी कंपनी की, वो भी आ जाती है। तो फटाफट से इस फ्लो चार्ट को समझ लो। ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसमें एटलीस्ट 51%, मतलब अगर 51% है तब भी, और अगर उससे ज़्यादा है तब भी, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर 51% ऑफ द वोटिंग पावर, प्लीज़ इसको देख लेना, वोटिंग पावर हो गया है, एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। और इसमें हमारी सब्सिडरी जो होती है ना गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, ओके। तो इन इंडिया audit of the above government companies is performed by an independent constitutional authority। तो इसका ऑडिट कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थ्रू द इंडियन ऑडिट एंड ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये आपका ऑडिट कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये परफॉर्म करता है इसका ऑडिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसने एक स्पेशल स्टेटस दिया है CNDAG को, एंड इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाए हैं, ठीक है। तो वो प्रोविजंस क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके आर्टिकल 148 टू 151 में इसके रिगार्डिंग आपके प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 148 बताता है कि कैसे तो CNDAG को अपॉइंट किया जाएगा। तो CNDAG को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। फिर उसको अगर हटाया जाएगा, मतलब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पे हमें CNDAG को हटाना है, तो वो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तभी हटा सकते हैं अगर वो CNDAG कोई मिसबिहेवियर करता है या फिर कोई इनकैपेसिटी है, ठीक है।
और उसके बाद में सैलरी एंड अदर कंडीशंस, क्या सैलरी दी जाएगी C&AG को। तो यहाँ पे बेसिकली आप इमेजिन करो दैट आपकी कोई बहुत बड़ी सी कंपनी है। अभी तक देखो, प्लीज़ डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द टॉपिक। मैंने आप लोगों को सिंपली ये बताया, थोड़ा सा बताया PSU क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है, C&AG करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ प्रोविजंस पढ़ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं फॉर C&AG। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 148 है उसमें उन्होंने ये बताया, सबसे पहले तो इमेजिन योरसेल्फ कि आप प्रेसिडेंट हो। ठीक है, आप प्रेसिडेंट हो और आपको, या फिर छोड़ो, आप ये मत इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि आपकी एक कंपनी है, उसमें कोई बंदा आया है और उसको आपको अपॉइंट करना है, मतलब एक इंटरव्यू आप ले रहे हो किसी का। ठीक है, तो इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके लिए क्या क्या बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको अगर हमें हटाना होगा तो क्या हम हटा सकते हैं या नहीं, फिर उसको सैलरी क्या देनी है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखनी है, किन किन कंडीशंस में वो कैसा कैसा काम करेगा, क्या उसकी छुट्टियों का पैटर्न होना चाहिए, क्या उसका इंक्रीमेंट पैकेज होना चाहिए। तो एवरीथिंग, जब भी कोई आपके पास में आ रहा है इंटरव्यू के लिए तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी। तो यही सारी बातें C&AG के टाइम पे भी होती हैं प्रेसिडेंट के दिमाग में। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप दैट आप मेरे साथ साथ इसको लर्न भी कर पा रहे होगे। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 149 क्या बताता है कि ठीक है, आप आ गए हो, मोस्ट वेलकम, अब आपको करना क्या क्या काम है। तो परफॉर्म करेगा वो सारी की सारी ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइजेज जो कि इन रिलेशन है टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो जो भी की सारी की सारी एक्सरसाइजेज और ड्यूटीज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट, और या फिर कोई भी अथॉरिटी से, तो वो सारी की सारी ड्यूटीज़ और वो और पावर्स को वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में जो C&AG एक्ट 1971 है ना, उसमें भी इसकी फंक्शंस और पावर्स बहुत डिटेल में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली, यहाँ पे उसके काम वाम की बात कर ली। अब उसके बाद में आर्टिकल 150 बताता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ C&AG प्रेसिडेंट जो है वो कुछ फॉर्म भी प्रिस्क्राइब कर सकता है इन विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स शेल बी कैप्ड। अब कुछ फॉर्म्स जो हैं, अब भाई C&AG है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो प्रेसिडेंट कुछ एडिशनल उसको रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करने के लिए कह सकता है। जैसे कि आप किसी को अपॉइंट करते हो तो आपने उसका काम वाम देख लिया, अब आपको सपोज़ सोच रहे हो कि इसको प्रमोट कर देता हूँ मैं, या फिर आप सोच रहे हो कि इसके काम में मुझे ये कमियाँ लग रही हैं, कुछ एडिशनल मैं रिक्वायरमेंट्स लगा देता हूँ। तो उसी तरह से प्रेसिडेंट के दिमाग में भी यही चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 151 बताता है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द C&AG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो C&AG बनाएगा वो किसको देगा, वो देगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। जैसे कि वर्क रिपोर्ट हम लोग अपने बॉस को देते हैं, उसी तरह से वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को। ठीक है, और फिर इसके बाद में प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में ले जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट C&AG। तो C&AG की जो ड्यूटीज़, पावर्स एंड कंडीशंस हैं वो C&AG एक्ट 1971 में है। तो उसमें उन्होंने ये एक चीज़ और बताई है कि जो C&AG है वो या तो 6 साल तक हो सकता है C&AG, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। लाइक सपोज़ कोई बंदा अपॉइंट हुआ है 2019 में, और अभी क्या चल रहा है, 2019 है 22, बट क्या हुआ ना, उसका बर्थडे आ गया 24 मार्च को, और वो कितने का हो गया, वो हो गया 65 ईयर्स ओल्ड, हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो भी पर्सन एज C&AG अपॉइंटेड है उसको क्या करना होगा, लीव करना होगा अपना ऑफिस। ठीक है, उसको रिज़ाइन करना होगा ही, उसको वो ऑफिस वैकेट करना होगा। ठीक है, और साथ में उसको हमने एक ये भी कंडीशन दी है, उसको एक ये भी हमने पावर दी है कि वो जब भी उसका मन हो वो रिज़ाइन कर सकता है।
ठीक है, उसको एक रेजिग्नेशन लेटर देना होगा एंड ही कैन रिज़ाइन। ठीक है, द एक्ट ऑल्सो असाइंस द ड्यूटीज़ रिगार्डिंग द ऑडिट टू बी फॉलोड बाय CNDG, और उन्होंने ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया है इस एक्ट में ही, जिसको फॉलो करके CNDG को गवर्नमेंट का ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो द number of organizations subject to the audit of CNDG of India is very large। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें CNDG को ऑडिट करना होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, फिर जो भी नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज़ जिसमें फाइनेंस होता है जिसका, और जो भी PSUs कंट्रोल हुई हैं बाय यूनियन स्टेट और गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड हैं वो सबका ऑडिट कौन करेगा? CNDG ही करेगा। So as a result of these numerous audits carried out every year, CNDG of India has been issuing a large number of audit reports। तो क्योंकि उसको इतनी सारी जगह ऑडिट करना होता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारी देता है। ठीक है, तो इन्होंने अब बात करते हैं हम ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कमर्शियल ऑडिट। तो यहाँ तक हम लोगों ने किस किस के बारे में बात करी? हमने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करी, उसका ऑडिट CNDG करता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? और हम लोगों ने CNDG के अपॉइंटमेंट और उसके पावर्स, ड्यूटीज़, टेन्योर, इन सब के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर टॉपिक।